नमस्कार साथियों। आज मैं अपने बी ऑनर्स सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो कहानी लेकर आई हूँ वो उषा प्रियमवदा जी की कहानी है वापसी। अब तक आप पाठ्यक्रम में जो कहानियां पढ़ रहे थे उनमें कहीं न कहीं केंद्र में एक स्त्री थी, उसकी व्यथा, उसकी पीड़ा जो घर की केंद्रीय धुरी होती है और जिसके आसपास परिवेश के रूप में उसका परिवार होता है। चाहे वो शाहनी हो, चाहे वो सिद्धेश्वरी देवी हो, ऐसी तमाम कहानियों में आप ऐसी स्त्री पात्रों की व्यथा कथा पढ़ते रहे हैं। आज आप एक बुजुर्ग पुरुष की व्यथा को, उसकी पीड़ा को समझेंगे इस कहानी के माध्यम से। उषा प्रियमवदा जी की कहानी वापसी कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि मैं कहूंगी कि यह अलग तरह की कहानी है। कहानी के प्रमुख किरदार हैं गजाधर बाबू। गजाधर बाबू नौकरी के कारण घर से बाहर रहते हैं और उनकी यही अनुपस्थिति उन्हें घर से, उनके परिवार से हमेशा के लिए दूर कर देती है। गजाधर बाबू 35 साल की नौकरी से रिटायर होकर जब घर लौटते हैं तो देखते हैं कि परिवार वालों का रवैया उनके प्रति कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने क्या क्या सोचा था कि रिटायर होने के बाद वे अपने घर जाएंगे, अपने बच्चों के बीच रहेंगे, उनसे जुड़ेंगे और जुड़ाएंगे, परंतु परिवार वालों को उनकी उपस्थिति खटकती है क्योंकि आदत जो नहीं रही गजाधर बाबू की, बाबूजी की। इस कहानी को लेकर बहुत सा विवाद चला। किसी ने यह कहकर आपत्ति जताई कि अपने ही परिवार में किस तरह से गजाधर बाबू को अपरिचित सा बनाकर पेश किया है। तो उसमें तो यही लगता है कि बीच बीच में परिवार वालों से मिलने कभी आए ही नहीं गजाधर बाबू। गलती उनकी भी है कि उन्होंने कैसे इतनी देर तक, इतने समय तक उनसे दूरी बनाए रखी। घर के किसी भी सदस्य को उनसे कोई लगाव नहीं है क्योंकि घर के सदस्यों के छोटे मोटे दुख सुख में गजाधर बाबू कभी साथ नहीं रहे बाबूजी। तो यही कारण होगा कि परिवार वाले सब उन्हें घर में आया हुआ एक अजनबी मेहमान समझते हैं। एक हद तक लड़कों बहुओं की उपेक्षा को तो समझा जा सकता है, लेकिन जब वे दोबारा नौकरी पर जाने की बात करते हैं तो उनकी धर्म पत्नी की प्रतिक्रिया भी कुछ और ही होती है। अब इस कहानी में आप देखें कि गजाधर बाबू नौकरी के कारण ज्यादातर समय घर से बाहर जरूर रहे। 35 साल की नौकरी के बाद जब रिटायर होकर अपने नौकरी से अवकाश पाकर अपने घर लौटते हैं तो लौटना नहीं होता उनका, यानी वापसी नहीं होती उनकी। अब जाते समय गजाधर बाबू रेलवे क्वार्टर के कमरे को बार बार देखते हैं पूरी आत्मीयता से, जहां उन्होंने इतना लंबा अरसा गुजारा। उन्होंने वहां अधिकतर समय अकेले ही गुजारा था, परिवार को याद करते हुए, पारिवारिक सदस्यों को याद करते हुए, पत्नी और बच्चों को याद करते हुए। आज उनका बरसों का सपना सच पूरा होने को था। अपनी तरफ से वो परिवार से दूर रहकर भी परिवार से कभी दूर रहे नहीं। परिवार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, उनकी सुरक्षा संरक्षण के लिए, उनकी साधन सुविधा उनके लिए मुहैया कराया। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था, बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थीं, 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे और ये सारी जिम्मेदारी गजाधर बाबू बखूबी निभा रहे थे। आप देखें साथियों कि गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे और उनकी पत्नी शहर में, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। तो पत्नी की दिनचर्या में कोई व्यवधान न हो और बच्चों के बढ़ाई में कोई बाधा ना आए, गजाधर बाबू ये सैक्रिफाइस, ये त्याग करते रहे। आज कितने ही वर्षों बाद जब वे अपने परिवार में वापसी की सोच रहे हैं, परिवार में लौट कर आने की सोच रहे हैं, अब गजाधर बाबू परिवार में आते हैं, पर जो आत्मीयता, जिस अपनेपन और जिस प्रतीक्षा का इंतजार था गजाधर बाबू को, वो तो मुस्कान बिखेरते हैं आत्मीयता से, परंतु परिवार उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता। परिवार को जैसे उनके बगैर रहने की आदत हो गई है। बच्चे उन्हें घर में आया हुआ अजनबी मानते हैं। अपनापन दिखाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा लगता है कि सबकी दिनचर्या में कुछ खलल पड़ रही है। सबकी रोज रोज की जो आदतें थीं, दोस्तों से गप्पे लड़ाना, मौज मस्ती करना, जैसे लग रहा था कि उनकी उस सब में खलल पड़ रहा है, व्यवधान आ रहा है, बाधा पहुंच रही है। तो आप देख रहे हैं कि गजाधर बाबू के आने से घर की खुशियां और दूर चली गईं। घर की व्यवस्था ही जैसे डगमगा गई।
घर का प्रत्येक सदस्य कटा कटा सा रहने लगा, मानो सब कैद में जी रहे हों। आप ये भी महसूस करेंगे कि परिवार में सबकी आदतें बिगड़ रही हैं, है ना। लड़की को थोड़ा सा डांटो तो मुंह फुला लेती है, लड़के को कुछ कहो तो उसे अपने आधिपत्य पर, अपने मालिकाना होने पर, जो कि पिता की अनुपस्थिति में बड़ा बेटा इस घर का मालिक हो चुका था, उसे बुरा लगता है। उसे तो लगता ही है, उसकी पत्नी को यानी बहू को भी बुरा लगता है। अब यहाँ तक बहू बेटा सोच लेते हैं कि परिवार से अलग रहने की बात कह देते हैं। पत्नी को समझाओ तो वह भी उलटकर जवाब दे देती हैं। तो सभी के मन में आप देखें कि एक ही प्रश्न था कि यह व्यक्ति आउटसाइडर है, अनवेलकम गेस्ट है, यानी अवांछित अतिथि। तो यह व्यक्ति हमारे घर में आया ही क्यों, हमारी दिनचर्या में, हमारी खुशियों में, मौज मस्ती में व्यवधान पहुंचाने। आज इतने वर्षों बाद इन्हें हमारी याद कैसे आ गई। साथियों, घर का मुखिया जो है वो घर को नियंत्रित करता है, परिवार को, बच्चों को संस्कार देता है और नियम कायदे संभालता है, समझाता है और नियम कायदों में बांधता है। अब परिवार के सदस्य उस राह पर चलते हैं नहीं चलते हैं, यह देखना, जानना, इसकी परख करना, पड़ताल करना भी मुखिया का दायित्व होता है। पर गजाधर बाबू इतने लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहे। यह कारण भी होगा कि वो आपस में पारिवारिक सदस्य सुख दुख साझा करते रहे, एक दूसरे के दुख सुख में साझीदार रहे, एक दूसरे को संभालते रहे। तो उनमें आपस में एक बंधन है, एक जुड़ाव है जो वो गजाधर बाबू से महसूस नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब उनकी घर में वापसी उनके आपस के प्यार को नहीं दिखाता, बल्कि गजाधर बाबू से कोई प्रेम करता ही नहीं। वापस यहाँ घर का मुखिया अपनी जिम्मेदारियों से क्योंकि दूर रहा, बड़ी जिम्मेदारियां तो पूरी करता रहा, उनके लिए साधन सुविधा जुटाता रहा, घर बनाता रहा, बच्चों को पढ़ाता रहा, लेकिन घर की यह वापसी नहीं हुई। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी जिसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे कोई मेहमान आया हो और जिसका कोई अस्थायी प्रबंध कर दिया जाए, उसी प्रकार कभी बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई, तो कभी बैठक में भी यह शिकायत आने पर कि आने जाने वाले कहाँ बैठेंगे, तो बैठक के उस घर को बेडरूम बना देने पर लोगों को समस्याएं हुई। जैसे ही ये शिकायत सबने आपस में की तो वह बैठक से भी उनको निकासी मिल गई, बैठक से भी उन्हें निकाला गया। अब ऐसा लगता है कि जैसे परिवार का मुखिया ही सारी परेशानियों का जन्मदाता है। सारे परिवार के सदस्य को एक ही बात खल रही है कि गजाधर बाबू की खटिया बैठक में यूं ही पड़ी रहती है और आने जाने वालों को दिक्कत होती है, उन्हें बैठाने की कोई जगह नहीं है। अब आप देखें साथियों कि मध्यम वर्गीय परिवारों में ये समस्या होती है कि एक ही बैठक होती है और वहां आने जाने वाले जो अतिथि हैं, मित्र, यार, दोस्त, संबंधी हैं, तो उनके लिए वही एक उपयुक्त जगह होती है और वहां भी अब गजाधर बाबू के लिए खटिया डाल दी गई है। तो उनकी चारपाई को वहां से भी हटा दिया जाता है। गजाधर बाबू को फिर अपना वही रेलवे का क्वार्टर याद आता है जहां वे इतने लंबे समय तक अपने परिवार से, पत्नी से, बच्चों से दूर रहे और उनके लिए तड़पते रहे। तो वो एक निश्चिंत जीवन जी रहे थे। सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन पर चहल पहल होती थी या चिर परिचित चेहरे मिलते थे, उन्हें आदर सम्मान भी मिल रहा था अपनी नौकरी पेशा में, और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट और उनके लिए वह सब कुछ एक मधुर संगीत की तरह थी उस अकेलेपन में। लेकिन आज गजाधर बाबू को न घर में वो चहल पहल, न वो आत्मीयता, न वो वार्मथ, न वो रिश्तों की गर्माहट, न पत्नी से वो प्रेम परवाह और न बच्चों से वो आदर सम्मान, कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो एक तरह से नौकरी में इन सब के आदी हो चुके थे और परिवार से जितने प्यासे थे, परिवार के लिए तड़पे थे, वो आदर, वो प्यार, वो परवाह उन्हें वापस आकर वापसी पर नहीं मिलता। अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि घर की किसी बात में वो दखल नहीं देंगे। बच्चे बिगड़ चुके हैं, इनकी अपनी अपनी अलग अलग दिनचर्या है, इनकी अपनी अपनी जीने की अलग अलग आदतें हो चुकी हैं और इनकी अलग ज़रूरतें हो चुकी हैं। अब मैं गृह स्वामी होकर के भी एक चारपाई के लिए मेरे अपने ही घर में जगह नहीं है, तो जहां रखेंगे वहां रह लूंगा।
कहीं और डाल दी गई चारपाई तो वहां चला जाऊंगा। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कोई स्थान नहीं है तो अपने ही घर में परदेसी की तरह वो कहीं पड़े रहेंगे। थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, समझौता के मिजाज में आते हैं कि ठीक है, बच्चों के जीवन में अगर स्थान नहीं है तो इस घर में कहीं कोना जहां उनको व्यवधान न पहुंचे, घर की शांति बनी रहे और मैं पड़ा रहूंगा। गजाधर बाबू चाय और नाश्ते पर बच्चों का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें अचानक गणेशी की याद आ जाती है, जो रेलवे में उनका अर्दली था, सहायक था, सेवक था। गजाधर बाबू जब भी उठकर तैयार होते वह उनके लिए जलेबियां और चाय बनाकर रख देता। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। मैंने इसमें उसका प्रेम और परवाह दिखता है कि वह कितना आदर करता है, कितना सम्मान करता है, कितनी परवाह करता है। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़ा हो। लेकिन वो आज अपने अपनों के बीच ही, अपने परिवार के बीच ही, अपने बच्चों और पत्नी के बीच ही परायेपन को महसूस कर रहे हैं। उनका न कोई ध्यान रखने वाला है, न कोई उनका आदर सत्कार करने वाला है, न कोई पूछने वाला है। बच्चे भी अपने पिता की तरफ गैर जिम्मेदार हो गए हैं। घर में गजाधर बाबू का होना न होना अब उनके लिए एक बराबर है। तो उनका कोई अगर कहना नहीं मानता, उनका हस्तक्षेप पसंद नहीं करता, पत्नी तक उनकी बात नहीं सुनती, तो गजाधर बाबू यहाँ इस परिवार में अपने को अजनबी महसूस कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने अपना निश्चय तोड़ा, अपनी समझौता परस्त तहजीब को और अपनी समझौतावादी दृष्टि को भी छोड़ा, उस निश्चय को तोड़ा। और पत्नी ने नौकर की शिकायत की जब, तो पत्नी की बात सुनकर वे कहते रहे कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम होता है घर में, 3 मर्द हैं, बाजार का काम तो कोई भी संभाल लेगा। उन्होंने उसी दिन उस नौकर का हिसाब कर दिया। अब आप देखें कि हम सब आधुनिक जीवन शैली के इतने आदी हो चुके हैं कि यदि घर का नौकर काम छोड़कर चला जाए तो हम तिलमिला उठते हैं। तो नरेंद्र भी बौखलाया, बेटा, गजाधर बाबू का बेटा बौखलाया, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं, बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर को ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यही समझें कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह ना होगा। हाँ अम्मा, बसंती का भी यही स्वर है, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में आकर झाड़ू पोछा भी लगाऊं। बसंती के स्वर में विद्रोह था। ये मेरे बस की बात नहीं है। गजाधर बाबू का घर, अब उनके घर पर न उनका रुआब चलता है, न उनकी कोई निर्णायक शक्ति काम करती है। अब लगता है कि वो उनका हस्तक्षेप करना भी उनके बच्चों को गवारा नहीं, पसंद नहीं। अमर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अपने पिता का यह व्यवहार उसे कतई पसंद नहीं था। घर के प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में गजाधर बाबू को अब तक ये पता चल चुका कि इस घर में उनकी कोई हैसियत नहीं रही, उनकी कोई आदत या जरूरत नहीं रही, उनकी कोई इज्जत नहीं कर रहा। तो यही कारण है कि उन्होंने जैसे नौकरी से छुटकारा पाने पर, रिटायर होने पर घर वापसी का सोचा था, फिर से वे दोबारा नौकरी की वापसी का निर्णय लेते हैं कि कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, कहीं और जाकर रहूंगा, लेकिन इस घर में मुझे अब वह आदर, वह स्थान नहीं मिल सकता। उन्होंने एक चीनी मिल में नौकरी कर ली। अब उस मिल की नौकरी के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया, परामर्श लेना चाहा, क्योंकि उन्हें खाली बैठना पसंद नहीं था और सोचा कि घर में 4 पैसे आ जाएंगे। यह बहाना बनाकर बड़े ही धीमे स्वर में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया, मैंने सोचा था कि बरसों बाद, तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के पास पहुंचूंगा, परिवार के पास वापसी करूंगा, लौटूंगा। खैर अब परसों जाना है, क्या तुम भी चलोगी? अब बुजुर्ग हैं गजाधर बाबू, और बुजुर्ग अपनी इस अवस्था में चाहता है कि उसकी पत्नी, उसकी सहधर्मिणी, उसकी जो उसका अर्धांग है, जो उसकी सहयोगी है, उसकी जीवन साथी है, वो जीवन के इस पड़ाव पर कदम से कदम मिलाकर पति का साथ दे। और पत्नी एकदम से फट जवाब दे देती है, मैं? पत्नी ने सकपका कर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी हमारी गृहस्थी है और सयानी लड़की। पत्नी भी टाल जाती है साथ सहयोग देने से। तो कहानी की शुरुआत जो होती है कि गजाधर बाबू घर आ रहे हैं, और अंत भी यही होता है कि वापसी, फिर से गजाधर बाबू एक वापसी कर रहे हैं और वो घर छोड़ कर जा रहे हैं। तो उनके जाते ही परिवार का हर सदस्य खुश हो जाता है,
अपने अपने कंफर्ट जोन में आ जाता है। कभी सभी सिनेमा जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और गजाधर बाबू के जाते ही उनकी चारपाई को भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो साथियों, ये कहानी की मूल संवेदना थी। मैं इसके आगे के क्लासरूम में इसकी समीक्षा पर भी बहुत विस्तार से बातचीत करूंगी। शुक्रिया।